प्रिय विद्यार्थियों, हम मापक की चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि मापक को अभिव्यक्त करने के जो तरीके हैं, उन तरीकों से मानचित्र को समझने में मदद मिलती है। हम किन किन तरीकों से, किन विधियों के द्वारा मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक था बाय स्टेटमेंट, शाब्दिक रूप से, जिसमें हम लिखकर ये मेंशन करते हैं, वहाँ पर ये दर्शाते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर है या 1 इंच बराबर कितने मील के रूप में प्रदर्शित किया गया है। लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। दूसरी विधि मैंने आपको बताई कि आरएफ के रूप में होती है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के रूप में होती है, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। तीसरी विधि जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है बाय ग्राफिकल स्केल। रेखीय मापक के तौर पर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। This is also known as a plane or a linear scale. This is merely a straight line divided at certain intervals so that the distances on the map can be easily measured with the help of a scale in map. It can be converted into any unit terms of distances on the ground. This scale has the advantage of remaining true even after enlargement or reduction of a map. However, this method has also certain limitations as it is useful only to those who are familiar with the particular unit of measurement. मोटे तौर पर ये एक सिर्फ इसको हम सामान्य स्केल भी कह सकते हैं, सरल मापक भी कहते हैं, इसको रेखीय मापक भी कहा जाता है। ये वास्तव में एक सीधी लाइन होती है, एक सीधी रेखा होती है, जिसको हम गणितीय अंकन के द्वारा, मापन के द्वारा कुछ निश्चित अंतराल पर विभाजित करते हैं और इस विभाजन के द्वारा हम इकाइयों और उनकी उप इकाइयों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सबसे उपयुक्त विधि है जिसके द्वारा हम मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड। इसकी बहुत अच्छी जो एक मेरिट है या इसका जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि इसको धरातल पर दूरी के अनुसार हम किसी भी इकाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम किसी भी इकाई के संदर्भ में इसका अध्ययन कर सकते हैं। आरएफ के आधार पर मापक बनाया जाता है। जो आरएफ हमारे पास होता है उसके आधार पर हम रेखीय मापक की रचना करते हैं और उसको अध्ययन करता चाहे तो किलोमीटर्स में पढ़ सकता है, चाहे तो माइल्स में पढ़ सकता है। ये दो प्रमुख इकाइयां हैं हमारे यहाँ प्रचलित दूरी की। जो इसके अलावा इनसे संबंधित जो दूसरी मीट्रिक प्रणाली की और ब्रिटिश प्रणाली की जो इकाइयां हैं उनमें भी अध्ययन किया जा सकता है इस रूप में, और उनके आधार पर रेखीय मापक की रचना की जा सकती है। एक बहुत बड़ा लाभ, जो बहुत बड़ा गुण जो इस मापक का वो ये है कि मानचित्र के संवर्धन, विवर्धन और लघुकरण के उपरांत भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके आधार पर मानचित्र का अध्ययन किया जा सकता है, उसमें त्रुटि नहीं होती है। जबकि बाकी दोनों विधियां ऐसी हैं जिसमें मानचित्र का संवर्धन और लघुकरण करने पर स्केल बेमानी हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ज़्यादा यूजफुल मेथड है। कुछ लिमिटेशंस इसकी भी हैं, जैसे एक सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है, एक सबसे बड़ा जो अवगुण या एक सीमा इसकी है वो ये है कि ये केवल इसके आधार पर अध्ययन केवल वही लोग कर सकते हैं, वही अध्ययनकर्ता कर सकते हैं जिनको मापन प्रणालियों की पूरी जानकारी हो, मापन का ज्ञान हो, मापन प्रणालियों का ज्ञान हो, मापन प्रणाली की सारी इकाइयों का ज्ञान हो, इकाई उप इकाई जो इसकी विभाजन उप विभाजन का भी जो अध्ययन कर सके, उनका जो ज़रूरी है इसमें मतलब उनमें ये दक्षता होनी ज़रूरी है, तभी इसके आधार पर मानचित्र का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये उपयोगी विधि है। यूजुअली 2 स्केल्स, किलोमीटर्स एंड माइल्स, आर इन यूज। द आरएफ व्हेन द स्केल इज़ 5 to 1 किलोमीटर। तो अगर हम 5 इसको हम करेंगे तो हम इसको दर्शा सकते हैं कि हम एक मानचित्र पर किस तरीके से इसको रेखीय रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हमने ये कहा कि 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है या 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो हम उसको रेखीय आधार पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इन कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफिकल स्केल, अ स्ट्रेट लाइन ऑफ कन्वीनियंट लेंथ इज ड्रॉन। एक सुविधाजनक लंबाई की रेखा को की रचना की जाती है so that the distance on the map can be easily read. The line is usually about 12 to 20 centimeters in length. The units should be shown in round numbers in kilometers. The divisions are usually in multiples of tens so that further subdivisions, if necessary, are possible. For convenience, the primary divisions are shown on the right hand side of 0, while secondary divisions, which are subdivisions of the primary divisions, are marked off to the left of the 0 mark. हम
जो है इसमें विभाजन भी करते हैं इकाई के आधार पर, और अधिक सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो उप विभाजन भी किया जाता है। तो इसमें जो पहला खाना है, जो पहला विभाजन होता है, वहाँ पर 0 लिखा जाता है और 0 के राइट हैंड साइड पर हम प्राथमिक विभाजन करते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर हम उप विभाजन करते हैं, जो प्राथमिक इकाई का उप विभाजन होता है। इसको हम विस्तृत तौर पर तब देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली इसको ड्रॉ करेंगे, उस रूप में इसको हम पढ़ सकते हैं। दिस इज और इसको हम ये कोशिश करते हैं कि हमेशा राउंड फिगर में पूर्णांक के तौर पर इसमें अंकों का अंकन किया जाए, मापन का अंकन किया जाए, ताकि इसको पढ़ना आसान हो। वाइल नंबरिंग द स्केल, 0 शुड बी मार्क्ड आफ्टर 1 इंटरवल फ्रॉम द लेफ्ट सो दैट द लेफ्ट हैंड end of the line can be numbered 5 and the primary division to the right of 0 can have numbers 5, 10, 15, 20 and 25. Intervals जो है या जो अंतराल है वो बराबर होना चाहिए. This method of numbering enables us to read off directly the whole numbers as well as the fraction from the scale. This eliminates the need to subdivide all the primary divisions of the scale. In addition, we also use comparative scale and diagonal scale. ये तो हुआ प्लेन स्केल की बात. इसके अलावा जब हम और ज़्यादा उपविभाजन करते हैं, अगर हमने एक प्राथमिक विभाजन किया, फिर एक उसका 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर हमने जो प्रथम जो प्राथमिक विभाजन है उसको उप विभाजित करते हुए हमने उप इकाइयों को प्रदर्शित किया, और ये 2 इकाइयों को प्रदर्शित किया जा सकता है, अधिकतम 2 इकाइयों को प्रदर्शित किया जा सकता है किसी भी एक मापन में, एक सरल मापक में। लेकिन अगर हमें अध्ययन को और सूक्ष्म बनाना है, हमें और इकाइयों का और माइन्यूट और सूक्ष्म इकाइयों का भी अध्ययन करना है, तो उसके लिए हम डायगोनल स्केल का प्रयोग करते हैं, जिसमें वर्टिकल रूप से, लंबवत रूप से एक तीसरी इकाई को भी प्रदर्शित किया जा सकता है, एक तीसरा उपविभाजन भी किया जा सकता है। जब हम स्केल्स की रचना करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। और एक और विधि होती है मापक की, जिसे हम कंपैरेटिव स्केल कहते हैं, जिसमें 2 सरल मापक प्रदर्शित किए जाते हैं, 2 सरल मापकों को की रचना की जाती है, जिसमें से एक मीट्रिक प्रणाली के आधार पर निर्मित होता है और दूसरा ब्रिटिश प्रणाली की इकाइयों को दर्शाता है। तो अगर 2 भिन्न प्रणालियों का कंपैरिजन करना है, उनकी तुलना करनी है या तुलनात्मक अध्ययन करना है, या हमें ऐसा मानचित्र बनाना है जिसमें हम चाहें तो मीट्रिक प्रणाली के आधार पर उसका अध्ययन करें, चाहें तो ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर अध्ययन करें, और उसके लिए हमें बिल्कुल तैयार स्केल अवेलेबल हो, तो इस सुविधा के लिए हम कंपैरेटिव स्केल का प्रयोग भी करते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी उसके अध्ययन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो ये स्केल के प्रकार है: सरल मापक, विकर्ण मापक जिसको हम डायगोनल स्केल कहते हैं, या कर्णवत मापक, और तीसरा तुलनात्मक मापक कंपैरेटिव स्केल। इन तीनों मापकों का अध्ययन या जब किया जाता है, इन तीनों मापकों की रचना जो की जाती है वो बेसिकली मानचित्र की शुद्धता के लिए की जाती है और मानचित्र के अध्ययन की सुविधा के लिए की जाती है, उसकी सटीकता के लिए की जाती है। इसलिए पहले हमें सबसे पहले मापक का ज्ञान होना आवश्यक है, मापक की रचना का ज्ञान होना आवश्यक है, मापन इकाइयों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम किसी भी मानचित्र की रचना करने या रचित मानचित्र का अध्ययन करने में समर्थ हो सकते हैं। आगे हम इन्हीं विषयों को, इन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।